नमस्कार। आज हम गहराई से समझने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस की कुछ बेहद जरूरी धाराओं को। ये वो धाराएं हैं जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शंस 411 से 415 की, जो अपीलों के बारे में है। देखिए, किसी भी कोर्ट का फैसला आने के बाद न्याय का सफर खत्म नहीं होता, बल्कि असल में तो यहीं से उसकी अगली सीढ़ी शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीएनएसएस 2023 ने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी रूल बुक का एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसे आज के समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो सवाल उठता है, आखिर ये धाराएं इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि यही वो नियम हैं जो न्याय के रास्ते का अगला पड़ाव तय करते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि एक अदालत के फैसले को कैसे और कहाँ चुनौती दी जा सकती है। कानून के छात्रों से लेकर आम नागरिकों तक हम सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि न्याय की ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। आज की इस चर्चा में हम एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझेंगे। पहले बीएनएसएस के एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर जानेंगे कि जब जजों की राय अलग अलग हो तो क्या होता है, मृत्युदंड की प्रक्रिया क्या है और अपील करने के क्या रास्ते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब अदालत किसी एक फैसले पर पहुंच ही ना पाए, मतलब जब इंसाफ करने वाले जजों के बीच ही राय बंट जाए। ये एक काफी गंभीर कानूनी सवाल है ना? मान लीजिए दो जजों की बेंच है, एक जज सजा के पक्ष में है और दूसरा बरी करने के। तो फिर उस केस का भविष्य क्या होगा? क्या न्याय की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 411 में। ये सेक्शन एक टाई ब्रेकर नियम की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मकसद है कि न्यायिक प्रक्रिया किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। कानून ये पक्का करता है कि अगर जजों की राय बराबर बट भी जाए तो मामला अटके नहीं और उसके समाधान के लिए एक साफ सुथरी प्रक्रिया हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच एक अपील सुन रही है। एक जज को लगता है कि आरोपी दोषी है, पर दूसरे को लगता है कि उसे बरी कर देना चाहिए। अब यहाँ मामला अटक सकता था, लेकिन सेक्शन 411 रास्ता दिखाता है। ये तय करता है कि केस यहीं खत्म ना हो, बल्कि एक समाधान की तरफ आगे बढ़े। अब आते हैं एक बेहद ही संवेदनशील प्रावधान पर, मृत्युदंड। सेक्शन 412 इसकी पुष्टि की प्रक्रिया को तय करता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है, क्योंकि मौत की सजा एक ऐसा फैसला है जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता। तो कानून ये कहता है कि सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए हर मृत्युदंड को हाई कोर्ट द्वारा जांचा और कंफर्म किया जाना जरूरी है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सेशन कोर्ट अपने फैसले को कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजता है। दूसरा, हाई कोर्ट पूरे मामले की बारीकी से जांच करके अपना फाइनल ऑर्डर देता है। और तीसरा, हाई कोर्ट अपने ऑर्डर की कॉपी वापस सेशन कोर्ट को भेजता है। और हाँ, बीएनएसएस में एक नई चीज ये है कि अब ये कॉपी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजी जा सकती है, जो प्रोसेस को तेज बनाने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। चलिए अब बात करते हैं अपील के अधिकार की। ये न्याय पाने की प्रक्रिया का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। अपील किसी भी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मुख्य कानूनी रास्ता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अपील का मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है, तो वो एक ऊंची अदालत में जाकर उस फैसले पर दोबारा विचार करने की रिक्वेस्ट कर सकती है। यहाँ पर सेक्शन 413 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत बताता है। अपील करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है, यानी स्टैट्यूटरी राइट। इसका मतलब ये है कि अपील सिर्फ और सिर्फ तभी की जा सकती है जब कानून यानी बीएनएसएस या कोई और एक्ट इसकी साफ साफ इजाजत दे। और इसी सेक्शन में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जो विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये प्रावधान पीड़ितों को वो आवाज देता है जो पहले बहुत सीमित थी। अब अगर अदालत आरोपी को बरी कर दे, कम सजा दे या फिर नाकाफी मुआवजा लगाए, तो पीड़ित खुद उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। ये न्याय के तराजू को बैलेंस करने की एक जबरदस्त कोशिश है।
इसके बाद आता है सेक्शन 414, जो एक खास तरह की अपील से जुड़ा है। ये उन ऑर्डर्स के खिलाफ है जहां किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी या बॉन्ड भरने को कहा जाता है। ये दिखाता है कि कानून न सिर्फ अपराध होने के बाद बल्कि अपराध को रोकने की प्रक्रिया में भी अपील का अधिकार देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपील की इस सीढ़ी पर कौन, कहां और कब चढ़ सकता है। इसका पूरा का पूरा नक्शा हमें मिलता है सेक्शन 415 में। देखिए, सेक्शन 415 अदालतों की एक हायरार्की तय करता है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा दी है तो अपील सेशन कोर्ट में होगी। अगर सेशन कोर्ट ने 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है तो अपील सीधे हाई कोर्ट में होगी। और अगर हाई कोर्ट ने अपने ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में किसी को दोषी ठहराया है तो अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये एक बहुत ही साफ और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। और हाँ, सेक्शन 415 में एक और बहुत ही जरूरी बदलाव किया गया है। ये हमारे सिस्टम की एक सबसे बड़ी दिक्कत यानी कि देरी को टारगेट करता है। अब देखिए, इस नई संहिता में क्या है कि कुछ गंभीर अपराधों से जुड़ी जो अपीलें हैं ना, उनको 6 महीने के अंदर अंदर निपटाना ही होगा। अब ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली जो बात है, उसको बदलने की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है ना? तो हमने कानून को तो समझ लिया, लेकिन असल जिंदगी में ये अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखता है? आइए जरा इस पर नजर डालते हैं। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन सेक्शंस को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रोसीजरल लॉ की आत्मा को समझने के लिए जरूरी है। विक्टिम्स राइट टू अपील और स्टैट्यूटरी राइट टू अपील के बीच का फर्क, ये क्लासिक वाइवा का सवाल है। और अपीलीय अदालतों की हायरार्की पर तो अक्सर प्रॉब्लम बेस्ड सवाल पूछे ही जाते हैं। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीआरपीसी और बीएनएसएस के बीच का फर्क समझना बेहद क्रूशियल है। इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि विक्टिम्स राइट टू अपील में बीएनएसएस ने क्या ठोस बदलाव किए हैं, या फिर इस 6 महीने की टाइम लिमिट का जस्टिस डिलीवरी पर क्या असर पड़ेगा। इन पॉइंट्स पर पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। और हम सब आम नागरिकों के लिए ये जानना एक ताकत है। ये समझना कि निचली अदालत का फैसला पत्थर की लकीर नहीं होता और न्याय के लिए आगे के दरवाजे भी खुले हैं, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। अपील का अधिकार एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो चलिए फटाफट इन 5 सेक्शंस को समराइज करते हैं। सेक्शन 411 जजों के बीच मतभेद का हल है। सेक्शन 412 मृत्यु दंड पर एक जरूरी चेक और बैलेंस है। सेक्शन 413 अपील का अधिकार देता है और खास तौर पर पीड़ितों को मजबूत बनाता है। सेक्शन 414 प्रिवेंटिव ऑर्डर्स के खिलाफ अपील का रास्ता देता है। और सेक्शन 415 अपील की पूरी सीढ़ी को डिफाइन करता है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रियात्मक कानून हमारे न्याय सिस्टम का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बिना बड़े बड़े कानूनी अधिकार और सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें रह जाते हैं। यही प्रक्रिया उन्हें हकीकत में बदलती है।